दोस्तों 1 फरवरी 2023 फाइनेंस बिल 2023 में आया था एक ऐसा चेंज जो 90% ऑफ इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करने वाला था। मार्केट में आपने सुना होगा अलग-अलग तरह की अफ़वाहें चल रही हैं कि क्रेडिटर्स को अगर पेमेंट नहीं करोगे टाइम पे तो इनकम टैक्स लग जाएगा या पेनल्टी लग जाएगी। सारी कन्फ्यूजन्स दूर होंगी इस वीडियो में, जो भी मार्केट में अफ़वाहें चल रही हैं सारी क्लियर होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ आपको। इनकम टैक्स में बहुत पहले से एक सेक्शन एग्जिस्ट करता है जिस सेक्शन का नाम है सेक्शन 43B। ये सेक्शन ये बोलता है कि कुछ खर्चों का डिडक्शन जो जो सेक्शन 43B में लिखे गए हैं उनका डिडक्शन आपको इनकम में से तभी मिलेगा जब आप वो खर्चा एक्चुअली पे कर दोगे फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले पहले, मतलब 31 मार्च खत्म होने से पहले पहले अगर आप वो खर्चा एक्चुअल में पे कर दोगे तभी आपको उसका डिडक्शन इनकम में से मिलेगा, जैसे बोनस, लीव विद वेजेस या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स एक्सेट्रा। अब इस चीज में एक रिलैक्सेशन ये है कि बाई चांस अगर आप 31 मार्च खत्म होने से पहले पहले, मतलब आप 31 मार्च तक उस खर्चे की एक्चुअल पेमेंट नहीं कर पाते, तो आप रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक उस खर्चे को एक्चुअली पे कर दो और डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि आपने उसी फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 31 मार्च से पहले पहले ही उस खर्चे की एक्चुअल पेमेंट करी है और आपको उसकी डिडक्शन उसी रिटर्न फाइलिंग के टाइम मिल जाएगी जिस जिस फाइनेंशियल ईयर की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। लेकिन बाय चांस अगर ऐसा होता है कि आप रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक भी वो खर्चा एक्चुअली पे नहीं कर पाते हो, तो उस खर्चे की डिडक्शन आपको उस फाइनेंशियल ईयर में मिलेगी जिस फाइनेंशियल ईयर में आप उसको एक्चुअली पे करोगे। मतलब अगर आपने नेक्स्ट ईयर पे करा तो नेक्स्ट ईयर, 2 साल बाद पे करा तो 2 साल बाद। अब यहां तक बहुत सालों से ऐसा ही चल रहा था और ये ठीक भी चल रहा था, लेकिन चेंज आया इसके बाद। अब चेंज क्या आया उसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा ब्रीफ में एमएसएमईडी एक्ट को समझना पड़ेगा। तो 2 से 3 मिनट में आपको एमएसएमईडी एक्ट का ब्रीफ दूंगा, फिर हम देखेंगे कि इसका इम्प्लीकेशन इनकम टैक्स में अब से क्या पड़ेगा जो ये चेंज एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 2023 से। इंडिया में टोटल 4 तरीके के बिजनेसेस ऑपरेट होते हैं: माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। अब जिस चेंज के लिए ये डेडिकेटेड वीडियो बन रहा है ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर आपने परचेज किया किसी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से। मतलब आपने अगर किसी मीडियम या लार्ज एंटरप्राइज से डील किया तो ये चेंज एप्लीकेबल नहीं है। एमएसएमईडी एक्ट के अकॉर्डिंग माइक्रो एंटरप्राइज का मतलब है कि अगर सामने वाली एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है तो उसकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, और अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो उसकी इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। और इसी केस में स्मॉल एंटरप्राइज का मतलब है कि प्लांट एंड मशीनरी में मैन्युफैक्चरर की इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है, सॉरी 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है, और अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। अब अगर आपने माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से कुछ परचेज करा है तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे। केस नंबर 1 कि जो आपका क्रेडिट पीरियड है, मतलब जितने दिन में आपने उसको पेमेंट करनी है, वो किसी ना किसी फॉर्म में रिटर्न में एग्रीड है, चाहे वो बिल के ऊपर उसने लिख के दिया है, चाहे उस क्रेडिट पीरियड के लिए आपका कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब क्रेडिट पीरियड रिटर्न में है। सेकंड केस ये बनेगा कि आपने किसी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से डील किया और आपका जो क्रेडिट पीरियड है वो रिटर्न में एग्रीड नहीं है। तो केस नंबर 1, अगर क्रेडिट पीरियड रिटर्न में एग्रीड है तो वो क्रेडिट पीरियड आपका 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब 20 दिन है, 20 दिन एग्रीड है तो 20 दिन क्रेडिट पीरियड, 35 दिन एग्रीड है तो 35 दिन क्रेडिट पीरियड। लेकिन अगर 45 दिन या 50 दिन एग्रीड है तो मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड 45 दिन का ही माना जाएगा। लेकिन अगर क्रेडिट पीरियड रिटर्न में एग्रीड नहीं है तो वो क्रेडिट पीरियड 15 दिन माना जाएगा। मतलब इस केस में आपको 15 दिन में पेमेंट करनी होगी। और याद रहे हम यहाँ पे सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज की ही बात कर रहे हैं। मतलब एमएसएमईडी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी आप माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज के साथ डील कर रहे हो तो उसकी पेमेंट आप 15 दिन या 45 दिन में कर दो। अगर आप ये पेमेंट 15 दिन या 45 दिन में नहीं कर पाते तो उसके एमएसएमईडी एक्ट में अलग से कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके ऊपर हम अभी इस वीडियो में बात नहीं कर रहे। अब बात करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 43B में क्या अमेंडमेंट हुआ है। सेक्शन 43B ये बोल रहा है कि अगर आप किसी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से कुछ परचेज कर रहे हैं तो उस माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को या तो आप 15 दिन या 45 दिन में पेमेंट कर दो। अगर आप बाई चांस ये नहीं कर पाए तो एटलीस्ट 31 मार्च से पहले पहले, मतलब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले पहले पेमेंट कर दो उस क्रेडिटर की। और अगर बाई चांस आप ये भी नहीं कर पाए तो आपको उस खर्चे की डिडक्शन इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस खर्चे की डिडक्शन आपको उस फाइनेंशियल ईयर में मिलेगी जिस फाइनेंशियल ईयर में आप एक्चुअली उस क्रेडिटर को पेमेंट करोगे। अब वो नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, उससे नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में आप एक्चुअली पेमेंट करोगे उस फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आप जाके ये वाली डिडक्शन ले लेना। अब जो स्टार्टिंग में हमने रिलैक्सेशन डिस्कस करी थी सेक्शन 43B में, जिसमें डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि आपने 31 मार्च को अगर पेमेंट नहीं की और रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले कर दी तो भी वो मान लेगा कि 31 मार्च से पहले पहले आपने ये पेमेंट कर दी। ये वाली रिलैक्सेशन इस क्रेडिटर वाले क्लॉज में एप्लीकेबल नहीं है।
तो इसका सिंपल सा मतलब ये निकलता है कि 31 मार्च को जब आपकी बैलेंस शीट बनेगी, उसमें आपके जो भी क्रेडिटर्स दिख रहे हैं, उनमें से जो भी ओवरड्यू क्रेडिटर्स हैं, 15 दिन या 45 दिन एज द केस में भी, जो भी ओवरड्यू क्रेडिटर्स हैं, उनसे आपने जितनी भी परचेज करी है, चाहे कोई गुड्स है, चाहे कोई सर्विस है, जो आपने P&L में एज एन एक्सपेंस क्लेम करा है, वो सारे का सारा अमाउंट वो आपके प्रॉफिट में जुड़ जाएगा और आपको बढ़े हुए प्रॉफिट पे टैक्स देना है। अब सवाल ये आता है कि एज अ परचेजर हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाला माइक्रो या स्मॉल है या मीडियम या लार्ज है। तो इसके लिए हमें उससे उद्यम सर्टिफिकेट डिमांड करना पड़ेगा और उस उद्यम सर्टिफिकेट से ये हमें पता चलेगा, उसके ऊपर स्टेटस लिखा आता है कि ये माइक्रो है या स्मॉल है, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर जो क्रेडिटर है जिससे हमने ये परचेज किया, कुछ भी परचेज किया है, वो माइक्रो है या स्मॉल है। और अगर वो माइक्रो या स्मॉल है फिर ही ये सारी डिस्कशन का फायदा है। अगर वो माइक्रो या स्मॉल नहीं है तो उस केस में कोई भी अमेंडमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। अब इस वीडियो को 4 पॉइंट्स में समराइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आप किसी मीडियम या लार्ज बिजनेस से कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो आपको इस अमेंडमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से कुछ भी परचेज कर रहे हैं और आप 15 दिन या 45 दिन एज द केस में भी इस पीरियड में उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तब भी आपको इस अमेंडमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 3, अगर आप किसी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से कुछ भी परचेज कर रहे हैं लेकिन आप 15 दिन या 45 दिन में उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे, बट आप 31 मार्च से पहले पहले उसकी पेमेंट कर पा रहे हैं, फिर भी आपको इस अमेंडमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, अगर आप किसी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से परचेज कर रहे हैं और आप ना तो 15 दिन या 45 दिन में उसकी पेमेंट कर पा रहे हैं और ना ही 31 मार्च से पहले पहले आप उसकी पेमेंट कर पा रहे हैं, तो आपको इस चीज का फर्क पड़ेगा और 31 मार्च को जो भी ओवर ड्यू और अनपेड अमाउंट होगी वो आपके प्रॉफिट में एड बैक हो जाएगी। वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और शेयर करें और हिट करें सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।